लेक्चर 96 चैप्टर 96। ईशानी ने श्याम काका से सारी स्थिति अच्छे से बताने के लिए कहा और उनके साथ वही एक बेंच पर बैठ गई। वह श्याम काका की हमेशा से काफ़ी इज्जत करती थी। श्याम काका काफ़ी लंबे समय से अग्निहोत्री परिवार के लिए काम कर रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ईशानी को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। अग्निहोत्री परिवार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने अपने पूरे दिल और जान से उसे परिवार को सर्व किया था। श्याम काका के अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वह ईशानी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। वह ईशानी को हमेशा अपनी खुद की बेटी की तरह ही मानते थे। जब ईशानी अपना घर छोड़कर गई थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दुखी श्याम काका ही थे। वह हमेशा विक्रम जी को बोलते रहते थे कि ईशानी को जल्द से जल्द वापस बुला लीजिए। ईशानी भी श्याम काका को अपने परिवार का एक हिस्सा मानती थी। ईशानी की बात सुनकर श्याम काका ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और आज घर में जो कुछ भी हुआ उससे याद करते हुए उसे बताने लगे। सर, आज सुबह जब कंपनी जाने के लिए निकले थे तो वह बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे थे। दोपहर में वह अचानक घर पर आ गए थे। शायद वह कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए थे। उस वक्त मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था क्योंकि वह काफ़ी जल्दी में नजर आ रहे थे। लेकिन जब वह अपनी स्टडी रूम के अंदर गए तो उसके कुछ टाइम बाद ही उनका चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गए। वह तो भगवान की कृपा से छाया मैम को पता चल गया और उन्होंने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कॉल कर दिया। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका की बात सुनने के बाद ईशानी के माथे पर बल पड़ गए और उसकी नज़र छाया की तरफ चली गई। भले ही ईशानी और विक्रम जी के बीच के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वह अपने पिता की हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती थी। विक्रम जी की हेल्थ हैबिट्स हमेशा से काफ़ी अच्छी रही थी। साथ ही उन्हें डेली सुबह उठकर एक्सरसाइज करना और आउटडोर गेम खेलना भी काफ़ी पसंद था। भले ही उनके पास पूरी एक कंपनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बाद भी वह कभी खुद को ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं करते थे, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चली थी। वह खुद भी जानते थे कि अगर उन्होंने हद से ज़्यादा काम किया तो वह बीमार पड़ जाएंगे। और जहाँ तक ईशानी जानती थी, पिछले काफ़ी सालों से अग्निहोत्री ग्रुप काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहा था। कंपनी ने ज़्यादा कोई बिग मूव नहीं किया था, जिसका मतलब यह था कि विक्रम जी की तबीयत खराब होने का कारण उनके वक्त का ओवरलोड तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब श्याम काका कह रहे हैं कि उसके पिता अचानक ही बेहोश हो गए। न जाने क्यों, लेकिन श्याम काका की बात सुनने के बाद ईशानी को काफ़ी अजीब लग रहा था। ईशानी उनसे आगे कुछ पूछने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र छाया की आंखों में पड़ी। उसे छाया की आंखों में कुछ डर और चल नजर आ रहा था। छाया की आंखों में वह भाव सिर्फ एक सेकंड के लिए ही दिखे थे, लेकिन ईशानी ने उन्हें अच्छे से देखा था। ये देखकर ईशानी काफ़ी हैरान थी और उसने अपनी आंखें छोटी करके छाया की तरफ देखा। छाया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ छाया को भी अपने ऊपर ईशानी की नज़रें महसूस हो रही थी। उसके हाथों और पैरों में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे कनिका की सारी बातें याद आई तो उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। ईशानी काफ़ी बारीकी से उसे देख रही थी, इसलिए उसने छाया को कैपते हुए भी देखा था। छाया की हालत देखकर उसके दिमाग में अचानक की अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। ईशानी को लग रहा था कि विक्रम जी के खराब तबीयत के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। ये ख्याल आते ही ईशानी पूरी तरह डर गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। क्या करेगा, और छाया इस हद तक भी गिर सकती है। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए ईशानी काफ़ी घबरा गई थी। वह अभी इन सब के बारे में सोच ही रही थी, तभी ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक डॉक्टर नर्स के साथ बाहर आ रहे थे। ईशानी तुरंत अपनी जगह पर से खड़ी हुई और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर, मेरे पिता अब कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। कनिका और छाया भी ईशानी के पीछे पीछे वहां आ गए थे। छाया अभी भी काफ़ी घबराई हुई थी, इसलिए उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, डॉक्टर, क्या मेरे पति अभी भी जिंदा है? उद्धरण चिन्ह। छाया की बात सुनने के बाद ईशानी और कनिका दोनों से हैरानी के साथ देखने लगे। ईशानी काफ़ी शांत नजर आ रही थी, वहीं कनिका के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। उसने जल्दबाजी में सफाई देते हुए कहा, मेरी माँ के कहने का मतलब है कि क्या मेरे पिता अब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। पेशेंट की जान अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है। वह काफ़ी क्रिटिकल है। जिस कंडीशन में उन्हें अस्पताल लाया गया था, उनके सिम्टम्स को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें स्ट्रोक हुआ हो। लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से वह कोमा में जा चुके हैं, और हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उन्हें होश कब आएगा और कब नहीं। हो सकता है कि उन्हें होश आने में काफ़ी लंबा समय भी लग जाए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर से अपना मास्क उतारा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया।
डॉक्टर की सारी बात सुनने के बाद ईशानी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने फिक्र के साथ उनसे पूछा, डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि उनके इस स्ट्रोक का कारण क्या है? मेरे पिता हमेशा से ही काफी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, तो उनके साथ अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? स्ट्रोक आने की काफी सारे कारण होते हैं, मैम, और आपके पिता को किस कारण से हुआ है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके सिम्टम्स को देखकर ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक कुछ दिमागी प्रॉब्लम से है। उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में भर्ती करना होगा। अगर उनकी हालत में कुछ भी चेंज होता है तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर नर्स के साथ वहां से आगे चले गए। डॉक्टर के वहां से जाने के तुरंत बाद ही कनिका और छाया दोनों ने एक साथ एक सुकून की सांस छोड़ी। उन दोनों के चेहरे पर जो सुकून के भाव दिखाई दे रहे थे वह ईशानी को काफी साजिश भारी नजर आ रहे थे। ईशानी ने ठंडी नजरों के साथ उन दोनों को देखा लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन वह काफी गंभीरता के साथ उन दोनों को देख रही थी। हालांकि उससे कनिका और छाया दोनों पर काफी ज्यादा शक हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से उसने अभी के लिए उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा। विक्रम जी को आईसीयू में शिफ्ट करने की थोड़ी देर बाद ही छाया वहां से अग्निहोत्री हाउस के लिए निकल गई। वह जाने से पहले उसे निशानी से कहा कि वह उनके लिए कुछ कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। कनिका भी अपनी प्रेगनेंसी और थके होने का बहाना बनाकर तुरंत अस्पताल से बाहर चली गई। और रही बात श्याम काका की, वह घर न जाने की जिद किए हुए बैठे थे, लेकिन उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। ईशानी को उनकी सेहत की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने जबरदस्ती उन्हें वहां से वापस भेज दिया। करीब आधे घंटे बाद ईशानी हॉस्पिटल के वार्ड में अकेली बैठी हुई थी। ईशानी खड़ी हुई और आईसीयू के दरवाजे पर लगी हुई ग्लास विंडो में से उसने अंदर बेड पर लेटे हुए विक्रम जी की तरफ देखा। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसे काफी दुख हो रहा था। पिछले काफी सालों में उसने और विक्रम जी ने शायद ही एक दूसरे की इतनी ज्यादा फिक्र की होगी। वह दोनों जब भी कभी मिलते थे तो हमेशा उनके बीच लड़ाई हो जाती थी और उनमें से कोई ना कोई गुस्सा होकर वहां से चला जाता था। इन छोटी छोटी लड़ाइयों में कब उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। ईशान ने अपने पिता को हमेशा ही काफी हेल्दी और एनर्जेटिक देखा था, इसलिए उसने कभी उम्मीद में नहीं की थी कि वह उन्हें कभी इतनी कमजोर हालत में दिखेगी। उन्हें इस हालत में देखकर ईशानी को काफी निराश हो रही थी। वह हमेशा कहती रहती थी कि विक्रम जी ने अपने पिता होने की जिम्मेदारियां कभी अच्छे से नहीं निभाई, लेकिन क्या वह कभी खुद एक अच्छी बेटी बन पाई थी? विक्रम जी ने अकेले ही पूरे अग्निहोत्री परिवार को सपोर्ट दिया था और साथ में अग्निहोत्री ग्रुप को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे। पिछले काफी सालों से ईशानी वह कर रही थी जो वह करना चाहती थी, और उसने कभी भी अपने पिता से अपनी खुशी अपने दुख के बारे में बात तक नहीं की थी। उन दोनों के बीच तो बातचीत तक होना बंद हो गई थी। सब चीजों के बारे में सोचते हुए ईशानी को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। ईशानी को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों में से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया था। इस वक्त ईशानी खुद को काफी अकेला और बेबस महसूस कर रही थी। ईशानी विक्रम जी की तरफ देख ही रही थी तब उसके कानों में एक आवाज आई। वह आवाज सुनने के साथ ही उसके दिल में एक राहत सी फैल गई थी। सब कुछ ठीक होगा, यह आवाज ईशानी को अपने बगल में से आई थी, और इतना कहने के तुरंत बाद ही किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ईशानी ने अपनी भरी हुई आंखों के साथ अपनी बगल में खड़े हुए अभिमान की तरफ देखा। अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने आज ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू को मोड़ा हुआ था। उसकी कलाई में एक काफी महंगी घड़ी बंधी हुई थी, और आज उसने अपनी आंखों पर एक जोड़ी महंगे ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे। चश्मा की वजह से ईशानी को उसकी गहरी आंखों में देखने का मौका नहीं मिल पाया था। इस लोक में ईशानी को अभिमान और भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी मौजूदगी ईशानी को काफी सुकून दे रही थी। आसपास से आ जा रहे लोग मुड़ मुड़कर उसकी तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि अभिमान की मौजूदगी को इग्नोर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ईशानी के मुताबिक तो अभिमान जहां भी जाता है वहां हमेशा किसी के अटेंशन कैच कर ही लेता है। मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आई हो, तो मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आ गया। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब से ईशानी का किडनैप हुआ था उसके बाद से अभिमान उसे पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि अगर ईशानी को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा, क्योंकि पिछली परेशानी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह अभी तक खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था।
इसलिए जब उसे पता चला कि ईशानी जल्दबाजी में हॉस्पिटल आई है तो उसे उसकी फिक्र होने लगी और वह तुरंत उससे मिलने के लिए आ गया। ओके, उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और अपनी गर्दन हिला दी। उसकी नज़र एक बार फिर अपने पिता की तरफ चली गई थी और उनकी तरफ देखने के तुरंत बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। पापा की हेल्थ हमेशा काफ़ी अच्छी रहती थी। मैंने कभी उन्हें इतना बीमार नहीं देखा था और आज अचानक को चक्कर खाकर गिर गए तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मम्मा की डेथ की बात से मेरे रूम के बीच कभी कुछ ठीक रहा ही नहीं। कनिका और छाया की वजह से हमेशा हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो हमेशा कनिका की तरफदारी करते थे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाते थे। इतने सालों में हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आगे मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि मम्मा के साथ साथ मैंने अपने पापा को भी खो दिया है, क्योंकि वह मेरे साथ होकर भी कभी मेरे साथ नहीं थे। उद्धरण चिन्ह 97 चैप्टर 97। ईशानी की नज़र एक बार फिर अपने पिता की तरफ चली गई थी और उनकी तरफ देखने के तुरंत बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। पापा की हेल्थ हमेशा काफ़ी अच्छी रहती थी। मैंने कभी उन्हें इतना बीमार नहीं देखा था और आज अचानक को चक्कर खाकर गिर गए तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मम्मा की डेथ की बात से मेरे रूम के बीच कभी कुछ ठीक रहा ही नहीं। कनिका और छाया की वजह से हमेशा हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो हमेशा कनिका की तरफदारी करते थे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाते थे। इतने सालों में हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आगे मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि मम्मा के साथ साथ मैंने अपने पापा को भी खो दिया है, क्योंकि वह मेरे साथ होकर भी कभी मेरे साथ नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, जबकि मैं तो उनकी अपनी सगी औलाद हूं ना, बल्कि वह मेरे अलावा कनिका को ज़्यादा चाहते हैं। नहीं, खत्म का खून भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये खून वगैरह में यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे कभी अपने हिस्से का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। कनिका को उसके और मेरे हिस्से दोनों का प्यार मिला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मुश्किल है खड़ी की है या कितने कान किए थे। पापा मुझसे लड़ते थे लेकिन वह हमेशा स्ट्रांग और टफ रहते थे। मुझे अभी घर से निकले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मेरी वहाँ से आ जाने के बाद ही वह अचानक ऐसे। आई थिंक मुझे वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था। मैं मामा को क्या जवाब दूंगी अभी। शी लव्ड हिम। पापा ने तो कभी मेरी तरफदारी नहीं की, लेकिन मैं तो एक अच्छी बेटी बनकर रह सकती थी ना। मेरी वजह से आज वह। उद्धरण चिन्ह। खुद को ब्लेम मत करो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया था। वह उसे शांत करने के लिए उसकी कमर को थपथपा रहा था। ईशानी के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, एनीवेज, मैं एक बेटी होने की जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाई। उद्धरण चिन्ह। अभी इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने का सही वक्त नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि पापा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अभिमान विक्रम जी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह भी जानता था कि विक्रम जी ने कभी ईशानी के लिए स्टैंड नहीं लिया था। जिस वक्त ईशानी को एक पिता की जरूरत थी तो वह उसके साथ कभी भी नहीं थे, लेकिन ईशानी को उनके लिए रोते हुए देखकर अभिमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ ही अब जब ईशानी उसके परिवार को अपना मानती है तो ईशानी के परिवार को अपना मानना उसका फर्ज था। अभिमान नज़रों में ईशानी का दिल काफ़ी नर्म था। भले ही उसके दिल में किसी को लेकर कितने ही नफरत और नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वह फिर भी कभी उस इंसान को अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। अभिमान की बात सुनकर ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाए और फिर खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे आज आप शायद यही रुकना पड़ सकता है। आई कैन गो होम। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर अपना फैसला करते हुए बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब मैनेज कर लूंगी और हो सकता है कि छाया लौटकर वापस आए, तुम्हें देखकर वह हजारों सवाल करेगी। उद्धरण चिन्ह। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी से कहा और अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालकर अतुल के पास कॉल कर दिया। उसके कॉल करने के 10 मिनट के बाद ही हॉस्पिटल का डायरेक्टर उनसे मिलने के लिए वहां पर आ गया। उन्होंने ईशानी और अभिमान के लिए एक सेपरेट लॉन्च प्रिपेयर करवा दिया था। विक्रम जी अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन थे और जितना ईशानी कनिका और छाया को देख रही थी, उन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वह उनका ध्यान अच्छे से नहीं रखेगी और न ही उसे उन दोनों से कोई खास उम्मीद थी। तो जब तक विक्रम जी को होश नहीं आ जाता तब तक ईशानी को अपना अधिकतर समय यही बिताना पड़ सकता है।
लॉन्च रेडी होने के बाद ईशानी और अभिमान वहां पर चले गए। वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस नहीं था, लेकिन अस्पताल के बाकी वार्ड से काफ़ी हद तक बेहतर था। वहां पर उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी और वह उनके लिए काफ़ी आरामदायक था। ईशानी और अभिमान का कि समय से कम कर रहे थे। अभी तक शाम के करीब 7 बज चुके थे। अभिमान के कहने पर अतुल उसके और ईशानी दोनों के लिए डिनर लेकर आ गया था। वहां आने के बाद उसने अभिमान को सारे काम से रिलेटेड रिपोर्ट भी दे दी। अतुल की रिपोर्ट सुनने के बाद अभिमान ने हमें अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद वो उसे कुछ काम समझाने लगा। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसने कहा, मेरे अगले 2 दिन का शेड्यूल कैंसिल कर दो, और अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है तो तुम उसे पर डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ऑल राइट सर। उद्धरण चिन्ह। अतुल ने रिस्पेक्टफुली उसका ऑर्डर लेते हुए कहा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, सर इन सब के अलावा एक चीज़ और है। उद्धरण चिन्ह। क्या? एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। अतुल को हिचकिचाते हुए देखकर अभिमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने उससे पूछा, ये त्रिपाठी ग्रुप से रिलेटेड है? उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद अतुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, त्रिपाठी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ गया है। इस वक्त वह लोग कैश फ्लो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मतलब वह अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, लेकिन इस बीच वह किसी बढ़ाव में फंस गए। जैसा मैंने सोचा है, अगर वह सही हुआ तो उसके मुताबिक त्रिपाठी ग्रुप अब जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाला है। लेकिन आज दोपहर में मुझे एक सोर्स से पता चला कि अग्निहोत्री ग्रुप त्रिपाठी ग्रुप को फंड देकर उनकी मदद करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वॉट? उद्धरण चिन्ह। अतुल की बात सुनने के बाद ईशानी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी फंड देने से पहले त्रिपाठी ग्रुप को सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, और उसमें टॉप डिसीजन मेकर यानी कि मेरे पापा का अप्रूवल भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन पापा तो आज दोपहर से ही अस्पताल में एडमिट है, पर इस वक्त को बहुत क्रिटिकल है, तो उनके लिए इस समय में ऐसा कोई डिसीजन लेना नमकीन है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और अतुल दोनों की बातें सुनने के बाद अभिमान के माथे पर बल पड़ गए। इसके अलावा और कोई खबर? उद्धरण चिन्ह। सर मुझे सब कुछ अच्छे से तो नहीं पता है, क्योंकि यह अग्निहोत्री ग्रुप का सीक्रेट है, लेकिन मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस डिसीजन को अग्निहोत्री ग्रुप में पहले ही फाइनलाइज कर दिया है, मतलब कि विक्रम जी के हॉस्पिटल्स होने से पहले। लेकिन इस वक्त एक बात कहीं अजीब है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। त्रिपाठी ग्रुप जब मुश्किल में पड़ा था उसने पहले ही अग्निहोत्री ग्रुप से मदद मांगी थी, उसे वक्त उन लोगों ने उन्हें कोई मदद देने से मना कर दिया था, तो अब अचानक वह लोग कैसे मान गए यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हुए अतुल भी काफ़ी गंभीर और कन्फ्यूज था, क्योंकि यह पूरी बात ईशानी से रिलेटेड थी, और ईशानी से जुड़ी हुई किसी भी बात में अभिमान सामने न खड़ा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभिमान का असिस्टेंट होने के नाते अतुल अच्छे से जानता था कि इस पूरे मैटर को काफ़ी अच्छे से हैंडल करना है, वरना अगर गलती से भी अभिमान को गुस्सा आ गया तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सारी बातें सुनने के बाद अभिमान की आंखें छोटी हो गई। वह पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। अग्निहोत्री ग्रुप का इतना बड़ा फैसला लेना और उसके प्रेसिडेंट विक्रम जी का इस तरह अचानक बीमार होना कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, और उनके हॉस्पिटल्स होने के तुरंत बाद कंपनी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे ये सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी खामोश बैठी थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफ़ी बिगड़े हुए थे। विक्रम जी की बेटी होने के नाते अग्निहोत्री ग्रुप की वारिस वही थी, लेकिन उसने पिछले काफ़ी सालों से कंपनी के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि उसे कंपनी के अंदर की सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है। कंपनी के कर्ता-धर्ता और मैनेजर उसके पिता थे, और बाकी जो शेयर होल्डर थे वह हमेशा सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ईशानी को ये पूरा फैसला बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अग्निहोत्री ग्रुप के मेंबर इतने पागल नहीं है कि वह त्रिपाठी ग्रुप को बचाने के लिए अपनी कंपनी डुबा दे। और रही बात उसके पिता की, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद अग्निहोत्री ग्रुप की नींव को रखा था, और इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें जो चीज़ हासिल हुई थी वह ऐसे ही उसे दाव पर तो नहीं लगाएंगे। वह ऐसा कोई फैसला बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। इन सब चीज़ों के बारे में सोते हुए ईशानी के दिमाग में छाया और कनिका का नाम सामने आ रहा था। आज दोपहर के समय जब ईशानी हॉस्पिटल में आई थी तो भी उसे छाया और कनिका काफ़ी अलग लग रही थी। साथ ही उन दोनों के जो रिएक्शन थे और उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर ईशानी को उन पर काफ़ी शक भी हो रहा था।
अतुल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक सोचने के बाद ईशानी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अतुल की तरफ देखा और उससे कहा। ईशानी की बात सुनने के बाद अतुल ने काफी सम्मान के साथ अपनी गर्दन हिलाई और बोला, यस मैम। उद्धरण चिन्ह। तुम अगले कुछ दिनों के लिए अग्निहोत्री ग्रुप के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे पर नजर रखो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा करवा सकते हो। मेरे पिता इस वक्त बीमार है और कंपनी के पास कोई भी लीडर नहीं है, और एडॉन टथिल की मेरे पास अभी इतनी एनर्जी है कि मैं वहां जाकर अभी के लिए सब संभाल सकूं। मुझे फिलहाल के लिए कुछ वक्त चाहिए, और आई नीड समवन जो मेरे लिए अग्निहोत्री ग्रुप के साथ साथ त्रिपाठी ग्रुप पर भी नजर रख सके, खासकर नमन त्रिपाठी और कनिका के एक्शंस पर। उद्धरण चिन्ह। ओके मैम, अब आप निश्चिंत रहिए, ये काम मैं कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अतुल इस मैटर की गंभीरता को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने तुरंत ईशानी की बात को मानते हुए अपनी गर्दन हिला दी। ईशानी ने कुछ देर के लिए अतुल को थोड़ी और बातें समझाए और उसे कुछ और काम करने के लिए दिया। सारी बातें सुनने और समझने के बाद अतुल वहां से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से बाहर जाने वाला था तभी वहां पर अभिमान आ गया। सर, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अभिमान के इस तरह यहाँ अचानक आ जाने के बाद अतुल समझ गया था कि जरूर वह उसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अभिमान के चेहरे के भाव काफी गहरे थे, वो काफी गंभीर नजर आ रहा था। विक्रम जी का इस तरह अचानक बीमार हो जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम इस पूरे महीने कनिका और छाया पर गहरी नजर रखवाना, उनका कोई भी कम हमारी आंखों से छिपा हुआ रहना नहीं चाहिए। मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन काफी डिटेल में चाहिए, और ध्यान रहे कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सर, क्या आपको उन दोनों पर? उद्धरण चिन्ह। पूरी सिचुएशन को समझने के साथ ही अतुल ने अपनी बात बीच में छोड़ दी और उसके माथे पर बल पड़ गए। मुझे उन पर शक नहीं है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब में उन दोनों का हाथ है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के चेहरे के भाव काफी ठंडे हो गए थे। ईशानी के पापा ने अभी पिछले महीने ही अपना फुल बॉडी चेकअप कराया था और रिपोर्ट के मुताबिक वह बिल्कुल हेल्दी थे, और जितना मैं जानता हूँ उनका लाइफस्टाइल भी काफी अच्छा है। वह अपनी उम्र के हिसाब से अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते हैं, और आज वह इस तरह अचानक से बेहोश हो गए। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पूरी सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और दूसरी बात, छाया और कनिका को हमेशा ही अग्निहोत्री ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए थी। यहाँ तक कि छाया और कनिका पिछले काफी टाइम से ईशानी से भी कुछ चीज़ अपने नाम करने की डिमांड कर रही थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि इन सब में उन्हें दोनों का हाथ है। उद्धरण चिन्ह। 98 चैप्टर 98। अभिमान की पूरी बात सुनने के बाद अतुल ने कहा, ओके सर, आई अंडरस्टैंड। मैं जल्द से जल्द सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अतुल ने उसका ऑर्डर तुरंत ले लिया था। छाया और कनिका के बारे में सोते हुए उसने अपना सिर झटक। उसके नज़र में भी दोनों औरतें किसी चुड़ैल से काम नहीं थी, और आज उन्होंने जाने अनजाने में ही अभिमान को ऑफेंड कर दिया है, तो अब आगे उनके साथ क्या होगा इस बारे में अतुल सोचना भी नहीं चाहता था। और साथ ही उसके दिल में उन दोनों के लिए कोई रहम भी नहीं था, क्योंकि वह दोनों जो कुछ भी कर रही थी उसके हिसाब से उन्हें आगे जो भी सजा मिलने वाली थी वह उनकी हकदार थी। एक और बात, अग्निहोत्री ग्रुप की वारिस ईशानी है, तो अग्निहोत्री फैमिली के पास इससे रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रॉपर्टी ईशानी की है उसे पर इन सबको कोई असर न पड़े, उसके वह अधिकार बरकरार रहे। ध्यान रहे कि कोई भी उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज पर हाथ न लगा। अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। इस पॉइंट पर आकर अभियान का चेहरा काफी गुस्से भरा हो गया था। अतुल तुरंत उसकी सारी बातें समझ गया और उसने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ये सर। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता के अस्पताल में होने की वजह से ईशानी अभी तक भी काफी उदास थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो अभिमान हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता था, और उसकी वजह से उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। रात के वक्त जब अतुल वहां से चला गया तो उसकी थोड़ी देर बाद ही छाया हॉस्पिटल में आ गई थी। ईशानी के सामने वह काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वह उसके सामने दुखी होने का दिखावा कर रही थी। ईशानी से बातों ही बातों में उसने बहानेबाजी करते हुए उससे कहा कि विक्रम जी की वैसे भी उम्र ज्यादा हो गई थी, और उनके लिए आराम करना ही ठीक है। वैसे भी वह काफी लंबे समय से कम ही कर रहे थे। छाया के मुंह से यह सारी बातें सुनकर ईशानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो इस बात पर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि छाया को विक्रम जी की फिक्र है भी या नहीं।
और ईशानी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की इस हालात के पीछे कहीं ना कहीं छाया और कनिका का ही हाथ है। इसलिए उसकी नज़रों में छाया का ये दुख भरा चेहरा भी किसी दिखावे से काम नहीं था। लेकिन अभी के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं थे जिस वजह से वह उन पर सीधा उंगली नहीं उठा सकती थी। छाया भी अच्छी तरह से जानती थी कि ईशानी उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती है। इसलिए वह ज़्यादा देर के लिए वहां नहीं रुकी और जल्दी वहां से चली गई। अगली सुबह श्याम काका ईशानी के लिए नाश्ता लेकर अस्पताल में आ गए थे। ईशानी बेटा, तुम पूरी रात कर के साथ यहाँ पर रुकी हो। अब तुम खाना खाने के बाद घर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना। तब तक मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की लाल आंखें देखकर श्याम काका को उसकी फिक्र होने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोई ना हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे लिए कोई पाप का ध्यान रख रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना सिरना में हिलाते हुए कहा। श्याम काका की भी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए भी ज्यादा वक्त काम करना ठीक नहीं था। जब उन्होंने देखा कि ईशानी ने कुछ खाया नहीं है तो वह तुरंत उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गए थे। ईशानी उन्हें और तकलीफ देना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की बात सुनकर श्याम काका हैरान हो गए थे। सर का ध्यान रखने में कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। जी, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और श्याम काका को लेकर लॉन्स की तरफ बढ़ गई। वह दोनों जैसे ही अंदर गए तो काका ने सामने खड़े हुए अभिमान की तरफ देखा। अभिमान का कद काफी बड़ा था, वह काफी हैंडसम और पावरफुल नजर आ रहा था। उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो काका हैरान रह गए थे। ईशानी, ये तो। उद्धरण चिन्ह। काका, ये अभिमान राजवंश है और ये मेरे पति है। अभिमान को श्याम काका से इंट्रोड्यूस करते हुए ईशानी कुछ देर के लिए हिचकिचा रही थी। पति। श्याम काका आश्चर्य के साथ उन दोनों की तरफ देख रहे थे। उन्होंने थोड़ी ज्यादा देर के लिए अभिमान की तरफ देखा। वही अभिमान ने काफी आदर के साथ श्याम काका को ग्रीट किया था। कुछ देर बाद जब श्याम काका ने अपना होश संभाला तो उन्होंने विश्वास के सारे जाने की तरफ देखा। ईशानी, तुम शादीशुदा हो। उद्धरण चिन्ह। जी, मैं शादीशुदा हूँ। ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाए और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। श्याम काका को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे और क्या करें। ईशानी, तुम दोनों ने शादी कब की? और सर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? मतलब श्याम काका की हालत काफी अजीब हो गई थी। और उनकी इस हालात का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वह जानते थे कि ईशानी नमन से कितना प्यार करती थी। और अभी उन दोनों को अलग हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। और आज ईशानी अचानक से उन्हें बता रही है कि वह शादीशुदा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशानी ने निराशा और अकेलेपन की वजह से यह फैसला जल्दबाजी में ले लिया हो? श्याम काका की बातें सुनने के बाद ईशानी को हंसी आने लगी थी। वो समझ रही थी कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। काका, अभिमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं अपनी मर्जी से उनसे शादी की है। मैंने ये फैसला खुशी जल्दबाजी में नहीं किया था, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। क्या वाकई? श्याम काका उसे शक भरने का उसे देख रहे थे, लेकिन ईशानी की मुस्कुराहट को देखकर वह समझ गए थे कि ईशानी सच बोल रही है। ईशानी के चेहरे को देखते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपना मनपसंद जीवन साथी मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। पहले जब ईशानी को नमन और कनिका दोनों ने मिलकर धोखा दिया था तो श्याम काका को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि ईशानी इस सदमे से जल्दी बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन किस्मत से ईशानी को अपनी जिंदगी में दोबारा खुशियां मिल गई थी। और यह खुशियां शायद वह थी जो उसे कभी नमन नहीं दे पाता। काका, हमने अभी तक अपनी शादी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इसे एक सीक्रेट ही रखना। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, खासकर कनिका और छाया को। ईशानी ने काफी गंभीरता के साथ काका से कहा। अभी उनकी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने का ठीक समय नहीं आया था। अगर सब लोगों को इतनी जल्दी उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो ईशानी को भविष्य में कुछ काम करने में काफी दिक्कतें आ सकती थी। तुम फिक्र मत करो ईशानी, तुम्हारा ये राज मेरे साथ सुरक्षित है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम और मिस्टर राजवंश हमेशा एक साथ खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका ने अपनी आंखों में से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। उनकी बात सुनकर ईशानी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने श्याम काका को वहीं रखे हुए सोफे पर बैठने में मदद की।
और फिर ईशानी और अभिमान दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करते हुए अभिमान और श्याम काका कुछ देर के लिए एक दूसरे से बातें करते रहे। अभिमान से बात करने के बाद श्याम काका काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। अभिमान काफी एलिगेंट और वेल बिहेव्ड इंसान था। श्याम काका सिर्फ एक साधारण से हाउसकीपर थे और उनके लिए अभिमान के जैसे बड़े आदमी से बात करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन अभिमान ने एक बार भी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उससे रुतबे में काफी छोटे हैं, बल्कि वह भी ईशानी की ही तरह उनकी काफी इज्जत कर रहा था। और यही देखकर श्याम काका समझ गए कि अभिमान नमन से 100 गुना ज्यादा बेहतर इंसान है। नमन हमेशा श्याम काका को सिर्फ एक मामूली से नौकर की तरह ट्रीट करता था, वहीं दूसरी तरफ अभिमान उनके काफी इज्जत और सम्मान कर रहा था। और सिर्फ यही देखकर कोई भी कह सकता था कि नमन इस लायक भी नहीं है कि उसे अभिमान के साथ कंपेयर किया जा सके। ब्रेकफास्ट पूरा हो जाने पर ईशानी ने लंच बॉक्स को पैक किया और उसे श्याम काका को देते हुए बोली, काका आप प्लीज घर का और अपना ध्यान रखिएगा, और पापा की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ अस्पताल में मैं और अभी है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका ने अपने गर्दन हाँ में हिले और वहां से जाने के लिए मुड़ गए। लेकिन वहां से जाते हुए उन्हें अचानक कोई बात याद आई और उन्होंने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहा, ईशानी वो एक और बात है। उद्धरण चिन्ह। जी क्या? श्याम काका को इस तरह हिचकिचाते हुए देखकर ईशानी ने मुस्कुराकर उनसे पूछा। श्याम काका ने ईशानी की तरफ देखते हुए अपनी जेब में अपना हाथ डाला और उसमें से कुछ ढूंढने लगे। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपनी जेब में से कुछ निकाला। ईशानी क्या तुम इस बारे में कुछ जानती थी? काका ने अपने हाथ की मुट्ठी खोलकर ईशानी के सामने करते हुए उससे पूछा। इस वक्त वह काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। ईशानी ने काका के हाथ की तरफ देखा। उनके हाथ में 2 छोटी छोटी बोतल थी जिनके अंदर सम लिक्विड भरा हुआ था। उनमें से एक बोतल का ढक्कन खुला हुआ था और उसे इस्तेमाल किया गया था, वहीं दूसरी बोतल बिल्कुल नहीं की नहीं रखी हुई थी। ईशानी कंफ्यूजन के साथ श्याम काका की तरफ देख रही थी। उसने उनके हाथों में से वह बोतल ली लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने संदेह के साथ उनसे पूछा, काका इनमें क्या गड़बड़ है और आपको ये कहाँ से मिली है? उद्धरण चिन्ह। ये वो। श्याम काका अभी भी काफी हिचकिचा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें डर हो कि उनके सब कुछ बता देने की वजह से एक काफी बड़ा झगड़ा हो जाएगा। श्याम काका को इतना घबराते हुए देखकर ईशानी ने तुरंत उन्हें थोड़ा शांत करने की कोशिश की। काका आप मुझ पर यकीन रखिए, आप बिना किसी डर के मुझे सब कुछ बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आज सुबह जब सर्वेंट सर का स्टडी रूम साफ कर रहे थे तो उन्हें ये बोतल वहां के डस्टबिन में से मिली थी, और अभी जो बोतल नहीं है वो उनके बेडरूम में से। मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किस चीज की है, लेकिन जो सर्वेंट को ये बोतल मिली थी उसने मुझे बताया कि इन बोतल को कनिका ने छाया मैम को दिया था। ईशानी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ताल्लुक सर की खराब तबीयत से हो सकता है, इसलिए मैं। श्याम काका ने घबराते हुए ईशानी की तरफ देखा और अपनी आगे की बात अधूरी ही छोड़ दी। उनकी बात सुनने के बाद ईशानी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। अभिमान ने अपना हाथ आगे बढ़कर ईशानी के हाथ में से वह बोतल ली और उन्हें चेक करने लगा। उन बोतल को कुछ देर तक देखने के बाद भी अभिमान को कुछ खास समझ नहीं आया। उसने कहा, आई थिंक हमें ये टेस्ट करने के लिए दे देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के भाव काफी बिगड़ चुके थे। काका जब से मैं घर छोड़कर गई हूँ क्या उसके बाद से वहां पर कुछ हुआ है? मेरे कहने का मतलब है कि क्या पापा और छाया के बीच कोई झगड़ा हुआ था? उद्धरण चिन्ह। झगड़ा? हाँ, छाया में और सर का काफी बार अग्निहोत्री ग्रुप के शेयर को लेकर झगड़ा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका का जवाब सुनकर ईशानी तुरंत सब कुछ समझ गई। अब उसे पूरे यकीन हो गया था कि छाया और कनिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और उनके ऐसा सब कुछ करने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है। इस बारे में सोचते हुए ईशानी की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई थी। वह इस बात को जानती भी थी और उसे स्वीकार भी कर चुकी थी कि छाया और कनिका उसे जरा भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन विक्रम जी ने उन्हें हमेशा अपने परिवार की तरह माना था, यहाँ तक कि वह उन दोनों को ईशानी से भी ऊपर रखते थे। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। 99 चैप्टर 99। डैम इट, आई विश कि जो मैं सोच रही हूँ वह सच ना हो, वरना अगर मुझे उन दोनों के खिलाफ एक भी ठोस सबूत मिल गया तो मैं इस बार उन्हें जाने नहीं दूंगी। पिछले इतने सालों से वह मेरे साथ गलत कर रहे हैं,
एक पल के लिए मैं वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर उनकी वजह से मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें जान से मारने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके बाद उसने श्याम काका की तरफ देखा और उनसे बोली, काका, आज हॉस्पिटल में हम लोगों के बीच जो भी बातें हुई है उन्हें कभी दोबारा अपनी जुबान पर मत आने देना। अगर आपके मुंह से गलती से एक भी बात निकल गई तो छाया और कनिका का सतर्क हो जाएगी। और घर पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मैं जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करूंगी। और अगर पापा की खराब तबीयत के जिम्मेदार छाया निकली तो मैं उसे इस बार जाने नहीं दूंगी। और अगर आपके घर से और कुछ मिले तो मुझे उसे बारे में बता दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी से बात करने के बाद श्याम काका वहां से चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद ईशानी और अभिमान ने वह बोतल से डॉक्टर को टेस्ट करने के लिए दे दी। अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर भी उन दवाओं को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये दवाएं यहाँ से नहीं लाई गई है, इन्हें किसी और देश से मंगाया गया है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी दवाएं अब मार्केट में नहीं बिकती है, जिस वजह से अब इसके इंग्रेडिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए मुझे और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ऑफिस में से बाहर निकालने के बाद ईशानी ने अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। पिछले कुछ दिनों से उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। अभिमान ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और उसके कान में धीमी आवाज में बोला, इट्स ओके, रिजल्ट जल्दी ही सामने आ जाएंगे, तुम खुद को इतना स्ट्रेस मत दो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अचानक ही खुद को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगी थी। उसने खुद को अभिमान की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया में इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं। पापा ने उन दोनों के लिए इतना कुछ किया था, उसके बावजूद भी। उद्धरण चिन्ह। न जाने कितने सालों से ईशानी अकेले ही कनिका और उसकी मां के खिलाफ खड़ी होकर उनसे लड़ रही थी। अग्निहोत्री विला में उसके लिए हर दिन किसी जंग से काम नहीं होता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी थी। वह हमेशा उन दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन अब जब अचानक से उसके पिता की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी तो ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कनिका और छाया का ये रूप देखकर वह काफी हैरान थी। अभिमान अच्छे से जानता था कि इस वक्त इसने क्या सोच रही है। उसने उस पर अपनी पकड़ कर दी और शांत लहजे में बोला, लेकिन उनके जैसे लोगों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है। उन दोनों ने जो भी कुछ गलत किया है उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। एंड यू स्टिल हैव मी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसके पास अभिमान था, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए वह कभी भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाएगा। दोपहर के समय नंदिनी और शिवानी ईशानी से मिलने के लिए अस्पताल में आ गए थे। अपने दोस्तों से मिलने के बाद ईशानी का मूड काफी हद तक बेहतर हो गया था। शिवानी की तरफ देखते हुए ईशानी उत्सुकता के साथ उससे बोली, तुम आजकल क्या कर रही हो? काफी ज्यादा बिजी रहने लगी हो तुम। उद्धरण चिन्ह। मैं क्या ही कर सकती हूँ यार, ऑफ कोर्स वही बिजनेस। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने हमेशा की तरह एक गर्व भरी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। ईशानी ने शक भरी हुई नजरों के साथ उसकी तरफ देखा। तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो? अभी अभी तो तुम वापस आई हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम पहले की ही तरह आवारा लोगों की तरह इधर उधर घूम रही हो। उद्धरण चिन्ह। नो, और जो बिजनेस मैं कर रही हूँ वही एक सीक्रेट है, तो अभी के लिए तो मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने शरारत के साथ मुस्कुराकर कहा। उसके बाद वह बोर्ड की तरफ पलट गई और विक्रम जी की तरफ उंगली करते हुए ईशानी से बोली, अंकल कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें अभी कुछ और दिनों के लिए आईसीयू में ही रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। तुम ज्यादा फिक्र मत करना, अंकल को जल्दी ही होश आ जाएगा। शिवानी ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा। ईशानी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। विक्रम जी को होश आने में कितना समय लगेगा इस बारे में तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहे थे। कोई कुछ नहीं कह सकता था कि अंत में क्या हो जाए। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ज्यादा स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब मत करना। नंदिनी ने भी ईशानी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा। ईशानी उन दोनों के सामने बिल्कुल सही होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी काफी डर लग रहा था। वह तीनों कुछ देर तक बैठकर एक दूसरे से बातें करती रही। वह तीनों अभी एक साथ बैठी हुई थी तभी बाहर से अभिमान अंदर आ गया। नंदिनी और शिवानी को वहां देखकर उसने उन्हें ग्रीट करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। नंदिनी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया, जबकि शिवानी उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी।
शिवानी उन दोनों से काफ़ी अलग थी। लड़कों के मामले में उसकी पसंद उन दोनों से काफ़ी अलग थी। उसे आसानी से कभी कोई लड़का पसंद आता ही नहीं था। अभी तक उसे मुश्किल से कोई 3-4 लड़के ही ऐसे मिले थे जिन्हें वह एडमायर करती थी, और ईशानी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसलिए अभिमान को देखने में वह और भी ज़्यादा समय लग रही थी। और रही बात अभिमान की, तो उसकी पर्सनैलिटी शुरुआत से ही ऐसी थी जिससे कोई भी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता था। उसका और किसी राजा महाराजा से काम नहीं था। वह जहाँ भी जाता था वहाँ पर न जाने कितने ही सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। और आज शायद जिंदगी में पहली बार कोई उसे एग्जामिन कर रहा था। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपनी नजरें उठाकर एक बार ईशानी की तरफ देखा। शिवानी ईशानी की काफ़ी अच्छी दोस्ती, इस वजह से उसने उसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे खुद को केयरफुल एग्जामिन करने दिया। काफ़ी लंबे समय बाद उसने अपनी जेब में से अपना हाथ निकालकर शिवानी के सामने बढ़ाया और बोला, मिस शिवानी, मैंने अपनी वाइफ के मुंह से काफ़ी बार आपका नाम सुना है। आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। आई एम अभिमान राजवंश। उद्धरण चिन्ह। शिवानी मल्होत्रा। शिवानी ने अभिमान से हाथ मिलाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। एक दूसरे का नाम पता करने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना अपना हाथ पीछे खींच लिया। अभिमान ने शिवानी की तरफ देखते हुए अलग लहजे में कहा, वेल, आपने मुझे एग्जामिन करने में कुछ ज़्यादा ही लंबा समय लगा दिया। सो डू यू हैव एनी एडवाइस? उद्धरण चिन्ह। नो, मैंने आपके बारे में जितने भी अफवाही सुनी थी वह बिल्कुल सच है। यू आर ए परफेक्ट, लाइक ग्रेसफुल एंड चार्मिंग एज द रिमूवर से। शिवानी ने संतुष्टि के साथ अपनी गर्दन हिलाई। अभिमान के लुक्स और उसकी अपीयरेंस के अलावा उसकी एयर और यहाँ तक कि उसका फिगर भी काफ़ी अच्छा था। उसके जैसा आदमी ईशानी के साथ खड़े होने के बिल्कुल लायक था। शिवानी को अभिमान ईशानी के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा था। और हमारे शहर की अपर क्लास सोसाइटी की अनक्राउंड क्वीन होने के हिसाब से आप भी बुरी नहीं है, अभिमान ने मुस्कुराकर कहा। अनक्राउंड क्वीन शिवानी के लिए एक और टाइटल था, लेकिन ये टाइटल उसे लगभग 4 साल पहले मिला था। अफवाहों के हिसाब से शहर की 4 ग्रेट ब्यूटी को ये टाइटल मिला था। उनमें से 3 लड़कियां शहर के बड़े घरों में से ताल्लुक रखती थी, प्रीता ओबरॉय, रुचिका मेहरा, शांति चोपड़ा और शिवानी मल्होत्रा। इन चारों को अपर क्लास सोशल सर्कल में ग्रेट ब्यूटी के नाम से जाना जाता था। इन सभी के अपने अपने कुछ मेरिट्स थे। काफ़ी सारे लोग उनकी सराहना भी करते थे। लेकिन शिवानी मल्होत्रा पिछले काफ़ी सालों से एब्रॉड में रह रही थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसके रेपुटेशन कम होती गई। मुझे कम से कम इतनी बोरिंग टाइटल से तो मत ही पुकारो। वैसे भी इस बकवास टाइटल से पीछे छुड़ाना है मुझे इतने साल लग गए। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। उसको ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर अचानक से उसने कहा, मिस्टर राजवंश, नो डाउट कि आप बहुत अच्छे हैं। यू आर वेरी आउटस्टैंडिंग। और वैसे हमारी जान भी किसी से काम नहीं है। उसकी खूबसूरती उन 4 ब्यूटी के बराबर ही है, और उसके जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की के लिए तो नेचुरली ही काफ़ी सारे लड़कों की लाइन लगी रहती है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि उसे किस तरीके से ट्रीट करना है, राइट? आपको ईशानी को बिल्कुल किसी खजाने की तरह संजोकर रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने बिना संकोच के अभिमान को ये सब कुछ कह दिया था। उसकी बातों में धमकी और वार्निंग दोनों छिपी हुई थी। शिवानी के अगल बगल में खड़े हुए ईशानी और नंदिनी उसे हराने के साथ देख रहे थे। शिवानी की तरफ देखते हुए ईशानी ने अपना सिर झटक दिया। वह शिवानी और उसके नेचर दोनों को अच्छे से जानती थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने शिवानी को एक सीक्रेटली थम्स अप दिया, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं खड़ा था। उसके सामने अभिमान राजवंश खड़ा था। शहर की जो सबसे अमीर कर परिवार थे, वह उन परिवार के सिर का वारिस था। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वह पूरे एशिया में सबसे अमीर इंसान था। और इसके अलावा न जाने कितने ही लड़कियां अभिमान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, और किसी की भी उसके सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। और शिवानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाने की हिम्मत दिखाई थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अभी तक तो उसका दुनिया में से नाम और निशान मिट जाता। थैंक यू सो मच मुझे ये सब कुछ याद दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर ईशानी के जैसी वंडरफुल लड़की कभी मुझसे अलग हो गई तो मेरे पास जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अभिमान ने शिवानी की बातों का विरोध नहीं किया था, यहाँ तक कि वह उसकी सारी बातों से बिल्कुल सहमत नजर आ रहा था। क्या वाकई? तो अब मैं सुकून से जी सकती हूँ, और आई होप कि आप अपने वादे पर डटे रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब फाइनली कहीं जाकर शिवानी के होठों पर मुस्कुराहट आई थी।
अभिमान की बातें सुनने के बाद वह काफी संतुष्ट हो गई थी। ईशानी ने से अचानक ही किसी इंसान से शादी कर ली थी, इसलिए शिवानी को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। घर पर आने के बाद भी वह अभी तक अभिमान से नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह आदमी ईशानी के लायक है भी या नहीं। लेकिन अब उसे पूरे यकीन हो गया था कि इस बार ईशानी ने अपने लिए बिल्कुल सही इंसान का चुनाव किया है। ईशानी की अच्छी दोस्त होने के नाते शिवानी उसके लिए काफी खुश थी। अभिमान ने मुस्कुराकर उससे कहा, शो, दोस्तों के मामले में ईशानी की किस्मत काफी अच्छी है। उसकी खुशकिस्मती है जो उसे तुम दोनों के जैसे अच्छे दोस्त मिले हैं, वरना आजकल तो एक अच्छा दोस्त मिलना भी काफी नसीब की बात होती है। उद्धरण चिन्ह। मैं ईशानी और नंदिनी दोनों को खुद से भी ज्यादा चाहती हूँ, और मैं किसी को भी उन दोनों को परेशान करने नहीं लूंगी। और यू लुक ओके, एटलीस्ट अपने उसे सिरफिरे भाई से तो काफी ज्यादा बेहतर है आप। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के तुरंत बाद ही शिवानी को आशीष का चेहरा याद आ गया, जिसे एयरपोर्ट पर उसके साथ बदतमीजी की थी। लेकिन जैसे ही शिवानी ने अपनी बात खत्म की तो उसके कानों में आशीष की आवाज पड़ी, आई थिंक कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 100। शिवानी की बात सुनने के बाद आशीष काफी असंतुष्ट नजर आ रहा था। वह इतनी दूर से यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईशानी और अभिमान के लिए लंच लेकर आया था, और यह आते ही उसे पता चला कि उसकी पीठ पीछे उसकी बदनामी हो रही है। शिवानी को एक नज़र देखने के बाद वह कमरे के अंदर आ गया और अपना मुंह बनाकर बोला, तुम बदतमीज लड़की। उद्धरण चिन्ह। प्लेबॉय। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और अपना मुंह बनाकर बोली। उसकी बात सुनकर आशीष को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने लंच बॉक्स को वही टेबल पर रखा और अपनी शर्ट के बाजू में ऊपर की तरफ मोड़ते हुए शिवानी के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम हमेशा मुझे यही कहकर पुकारती हो, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी यह विश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उद्धरण चिन्ह। तो तुम क्या करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। अपने चेहरे पर सतर्क भावों के साथ शिवानी ने एक कदर पीछे रह गया था। आशीष के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हवा में शिवानी के सामने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा, एक सच्चा प्लेबॉय होने के नाते तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहिए और तुरंत सब कुछ कर लेना चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि सब कुछ पिछली बार की तरह हो? उद्धरण चिन्ह। हिम्मत भी मत करना। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने गुस्से में आशीष की तरफ घूमते हुए देखा, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही घमंड है तो एक बार मुझे आजमा कर देख लो। तुम्हारी मर्दानगी खत्म करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। आई कुड ईजिली कैस्ट्रेट यू। उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे से मिलने के तुरंत बाद ही वह दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए ईशानी ने विश्वास के साथ अपना सिर झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी हंसने लगी और मजाक बनाते हुए बोली, क्या ना तुम दोनों बाहर जाकर अपनी इस लड़ाई के लिए एक रूम ले लो। डोंट फॉरगेट कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। शट अप। आशीष और शिवानी दोनों ने एक साथ अपनी आंखें घूमते हुए नंदिनी से कहा। नंदिनी के बीच में बोलने की वजह से उनका झगड़ा वहीं पर रुक गया था, लेकिन वह दोनों अभी भी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ईशानी इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठ चुके थे, और उन दोनों का ही एटीट्यूड एक जैसा था। दोनों के दोनों बिल्कुल घमंडी थे, और उनके एटीट्यूड को देखते हुए अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते तो वह देखने में थोड़ा अजीब लगता। इन सब चीज़ों के बारे में सोते हुए ईशानी ने अपना सिर हिलाया और टॉपिक चेंज करते हुए बोली, नंदिनी, तुम्हारे पेरेंट्स अब कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने जो कुछ भी सोचा था सब कुछ उससे और भी ज़्यादा उलझा हुआ है। विजय अंकल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हिमांशु और कनिष्का ने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा है, तो अभी तक तो हमें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने निराशा के साथ कहा, उसे सबूत मिलने में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, उसके माता पिता को उतने ही ज़्यादा लंबे समय के लिए जेल में रहना होगा, और कोई भी औलाद अपने माँ बाप को उसे हालत में नहीं देख सकती थी। डोंट वरी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नंदिनी को दिलासा देते हुए उससे कहा। नंदिनी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। खुद को शांत करते हुए वो बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो, फिलहाल के लिए तुम सबसे पहले अपना ध्यान रखो। ये वक्त मेरे साथ साथ तुम्हारे लिए भी काफ़ी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक चुप रहने के बाद नंदिनी ने ईशानी से कहा, वेल ईशानी, क्या तुम्हें त्रिपाठी ग्रुप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। कौन सी न्यूज़? उद्धरण चिन्ह।
त्रिपाठी ग्रुप का जिक्र चढ़ते ही ईशानी के चेहरे के भाव काफी गहरे हो गए थे। ये खबर अंदर की है। अभी हाल ही में त्रिपाठी ग्रुप ने अग्निहोत्री ग्रुप के काफी सारे शेयर्स खरीदे हैं और वो ऑफिशियली स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुका है। ये खबर पूरी कंपनी में वायरल हो रही है। उद्धरण चिन्ह वॉट, उन्होंने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर खरीदे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये खबर सुनने के बाद ईशानी काफी ज्यादा हैरान थी। उसने नंदिनी के पीछे बैठे हुए अभिमान की तरफ देखा। अभिमान के चेहरे के भाव भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही तो त्रिपाठी ग्रुप की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जिस प्रोजेक्ट से वह पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे उन्होंने उसे लगभग खत्म करने का फैसला ले लिया था। तो अब भला उनके पास अचानक से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर्स खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आ गए थे? मैं भी यहाँ तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने कहा। अपनी बात जारी रखते हुए उसने आगे कहा, त्रिपाठी ग्रुप को एब्रॉड में एक बायर मिल गया है। वो उनके प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए भी रेडी है और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनी उनके प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रही है वह एक ग्रुप है। एक ग्रुप वर्ल्ड रेंजेस का बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, जिसके अंदर होटल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक और एंटरटेनमेंट सब कुछ शामिल है। उद्धरण चिन्ह। एक ग्रुप। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ये नाम काफी जाना पहचाना लग रहा था। उसके बारे में सोते हुए उसे अचानक ही याद आया और वह बोली, नमन की कजिन जैस्मिन उसे कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर काम करती थी। मैं उससे 1-2 बार मिली भी हूँ। वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक और निर्दयी है। उद्धरण चिन्ह। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। इनफैक्ट त्रिपाठी ग्रुप का इस प्रोजेक्ट से पीछा छुड़ाने में भी जैस्मिन का ही हाथ है। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से जैस्मिन जल्दी ही ऑफिशियली स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी और वहां की जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम करेगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी गर्दन हिलाए और अभिमान की तरफ देखा। भाई, वह औरत बहुत ज्यादा निर्दयी है। उसके साथ डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्या हमें उसे रोकने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। सबसे जरूरी बात, ईशानी अभी भी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करती थी और जैस्मिन के नेचर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वही ईशानी के लिए भविष्य में काफी ज्यादा मुश्किल है खड़ी करने वाली है। ईशानी की खूबसूरत आईब्रोज आपस में सिमट गई थी। ईशानी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी तभी शिवानी बीच में बोली, उसे रोकने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ एक ग्रुप है। क्या नमन को वैसा लग रहा है कि उसे अपने सपोर्ट करने के लिए काफी पावरफुल कंपनी मिल गई है? और अगर जैस्मिन अब वापस आ रही है तो उसे आने दो। वह त्रिपाठी ग्रुप की अब इकलौती और आखिरी उम्मीद है, तो उनकी उम्मीद को उनके सामने तोड़ने में ज्यादा मजा आएगा। हम भी देखते हैं कि एक ग्रुप की जैसी कितनी कंपनियां आकर उन्हें डूबने से बचाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपनी बातें कही दबंग तरीके से कही थी। उसके बाद करने का प्रभाव अभिमान से काम नहीं था। ईशानी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसे न जाने क्यों लेकिन हंसी आने लगी थी। यू वॉन्ट टू हैव फन, है ना? शांति से बैठ नहीं सकती हो तुम भी? हमेशा किसी ने किसी स्यापे में पर रखना होता है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद शिवानी ने उसकी तरफ आंख मार दी और मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास वैसे भी करने के लिए और कुछ काम तो है नहीं। और वो जैस्मिन वैसे भी काफी डरावनी है एंड उसके साथ डील करना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने कैपेबल है। मेरे सामने वह कुछ भी नहीं है। हमें पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि त्रिपाठी ग्रुप के लिए जैस्मिन आखिरी उम्मीद है ना? उद्धरण चिन्ह। त्रिपाठी ग्रुप को पिछले सालों में काफी कम सहयोगी मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ लोगों का सपोर्ट है, इसलिए उन्हें तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान काफी देर से कुछ सोच रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठकर ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है ईशानी? उद्धरण चिन्ह। फिलहाल के लिए मेरे पास जैस्मिन से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता है कि मेरे पिता अभी सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं, और अगर हाँ तो उन्हें होश आने में कितना समय लगेगा। जैस्मिन के यहाँ आने के बाद कुछ समय के लिए तो शायद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पापा को होश आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा तो आज ना कल अग्निहोत्री ग्रुप के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, और मुझे डर है कि मुझे पर्सनली इन सब के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। बिना लीडर के कोई भी कंपनी आज ना कल मुश्किल में पड़ ही जानी थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी और अब ईशानी को भविष्य के लिए प्लान्स बनाने की जरूरत थी। इसलिए चाहे वह त्रिपाठी ग्रुप हो या जैस्मिन, उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।
और ना ही उसके पास इतना समय था कि वह उन दोनों पर ध्यान दे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मेरे साथ उलझने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो फैसला हो गया है, शिवानी ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। हर कोई उसे आश्चर्य के साथ देख रहा था। शिवानी को इन सब में मजा आ रहा था, राइट? उद्धरण। अभिमान ने अपना सिर झटक और आशीष से कहा, आशीष, तुम इन सब पर अपनी नज़र बनाए रखना। और याद रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये खेल कैसे खेलना चाहते हो, लेकिन उसके बीच ईशानी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और मुझे हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करते रहना। उद्धरण चिन्ह। ओके, डोंट वरी, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, आशीष ने मुस्कुराकर कहा। ईशानी और नंदिनी के पास खाने के लिए शब्द नहीं बचे थे। आशीष और शिवानी को इन सब चीजों में मजा आ रहा था, ये बात तो फिर भी समझने के लायक थी। लेकिन अभिमान भला कब से उनके जैसा हो गया? डिग्री 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 डिग्री। त्रिपाठी विला में पिछले 2 महीने से त्रिपाठी ग्रुप के अंदर जो भी मुश्किल है आ रही थी, उनकी वजह से पूरा परिवार काफी थक चुका था। लेकिन अब जब वह लोग बैंकरप्सी के इतने करीब पहुंचकर उससे डील करने में कामयाब हो गए थे, तो आज वो सभी काफी खुश थे। नमन, उसकी माँ सुलेखा और उसके पिता आनंद, कनिका और उसकी माँ के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरे पर काफी सुकून के भाव तैर रहे थे। नमन, जैस्मिन कुछ दिनों में घर पर आ जाएगी, उस वक्त उसे डिनर के लिए पिक करना याद रखना। अगर आज वह नहीं होती तो शायद हम कभी इस मुश्किल से बाहर निकल ही नहीं पाते। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी ने नमन की तरफ देखा, जो उनके बगल में एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बैठा हुआ था। अब काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अपने पहले वाला एटीट्यूड दिखाया था। पिछले 2 महीने से सुलेखा जी भी काफी मुश्किल समय देख रही थी, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही दिखावा करना काफी पसंद था। वह जहां पर भी जाती थी वहां पर हमेशा अपनी पोजीशन का दिखावा करती थी। लेकिन त्रिपाठी ग्रुप के साथ हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से सारे अमीर परिवारों की औरतें उनसे दूर हो गई थी। उन सभी को खुद को नजरअंदाज करता हुआ देखकर उन्हें काफी बुरा लग रहा था। लेकिन अब जब सब कुछ पहले की तरह है बिल्कुल ठीक हो गया था, तो वह एक बार फिर अपने रुतबे का फायदा उठा सकती थी। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नमन ने मुस्कुराकर कहा। पिछले 2 महीना से उसके चेहरे पर जो घबराहट के भाव बिल्कुल जम चुके थे, आज वह गायब हो गए थे। वह दोबारा पहले की ही तरह है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। दूसरी तरफ नमन के पिता आनंद जी अपनी पत्नी और बेटे की तरह निश्चिंत बिल्कुल भी नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी कुछ उदासी और नाराजगी के भाव बने हुए थे। मैं उसे प्रोजेक्ट से अपना पीछे छुड़ाने में इतना ज्यादा बिजी था कि हमने उन सब चीजों के बारे में ध्यान से कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ वह काफी अजीब था। हम लोगों को फंसाया गया था, लेकिन इतनी किसकी हिम्मत हुई कि उसने हमें फंसाने की कोशिश की? हमारे दुश्मन ज्यादा नहीं है, लेकिन जेसिका से बात करने पर मुझे भी आभास हुआ कि किसी ने जानबूझकर यह सब कुछ हमारे साथ किया था। उद्धरण चिन्ह।